हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 23 है वो ऑल टुगेदर एक न्यू चैप्टर से रिलेट करता है, जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि हमारी पार्टनरशिप यूनिट का चैप्टर नंबर 4 है। और बेटा, आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इस हिसाब से लगा सकते हो कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में हर साल 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न अंडरस्टैंड करें विद लॉजिक्स के साथ। और जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो हर एक कंसेप्ट को बहुत ध्यान से मन लगाकर आप देखिए। अगर आप इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड एंड लर्न कर लेंगे विद लॉजिक्स के साथ, तो आई गारंटिंग यू कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, जो कि है रिलेटेड टू द एडमिशन ऑफ पार्टनर। नाउ एवरीवन, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर में आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपके साथ कुछ लिटिल बिट डिस्कशन करूंगा एंड देन आपको लेकर जाऊंगा इस चैप्टर के रोड मैप में भी कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या लर्न एंड अंडरस्टैंड करना है। एंड फर्दर फिर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। सो मेरे बच्चे देखो, आपने चैप्टर नंबर 3 जो अभी अभी पढ़ा है, अभी रिसेंटली अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखकर आ रहे होंगे तो आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, जो कि है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मेरे बच्चे देखो, आपने वहां पर ये चीज देखी थी कि जब पार्टनर्स अपना आपस में रेशो चेंज करते हैं, यानी अपने बीच का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज करते हैं, तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। और फिर हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन एक स्पेशल अकाउंटिंग करनी होती है, जहां पर हम अपने वर्किंग नोट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो सेम मेरे बच्चे, जब हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो नए पार्टनर को एडमिट करने से भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। और जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज हो जाता है नए पार्टनर को एडमिट करने से, तो उस दिन भी फर्म में क्या आ जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो सभी को पता है बेटा, चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। लेट बी सपोज कि अगर हम चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को देखें, तो चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को हम किस पैमाने पे देखते हैं बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पैमाने पे देखते हैं। यानी अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है बाय वट एवर मीन्स, तो हम कहते हैं कि हमारी फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। लेट बी सपोज कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी, आपके पास दो पार्टनर्स हैं जिनके बीच का रेशियो 3:2 है, बट क्योंकि उन्होंने अपने, बोलते हैं ना कि बिजनेस के अंदर एक नए पार्टनर को एडमिट किया, लाइक मिस्टर सी, तो अब उनका रेशो चेंज हो गया है 5:3:2। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि नए पार्टनर के एडमिट होने से हमारे बिजनेस में बेटा जो एग्रीमेंट है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, ए और बी के बीच में, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा बिजनेस के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन आपको स्पेशल अकाउंटिंग करनी होती है, यानी कुछ वर्किंग नोट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आप अपना प्रिपेयर करोगे वर्किंग नोट के अंदर न्यू रेशो, कि न्यू रेशो हम कैसे निकालते हैं। देखो चैप्टर 3 में ना पार्टनर अपना आपस में ही रेशो चेंज करते थे, इसलिए उस चैप्टर का नाम था चेंज इन द रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, वो अपने ही बीच में रेशो चेंज करते थे, तो वहां ओल्ड रेशो भी दिया रहता था और न्यू रेशो भी दिया हुआ रहता था। बट यहाँ पर आपको ना बेटा न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। तो जनरली न्यू रेशोज आपको जब फुल फ्लैश क्वेश्चंस में कराऊंगा आगे जाकर, तो वहां पर आपको न्यू रेशो वर्किंग नोट्स में निकालने पड़ेंगे। जब आप न्यू रेशो निकाल लोगे तो ओल्ड रेशो आपको पार्टनर्स का गिवन होगा, और न्यू रेशो आप अपने कैलकुलेशन लगाकर सॉल्व आउट करोगे। तो जब आपको ओल्ड रेशो भी पता है और न्यू रेशो भी पता है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में आप सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करोगे। क्योंकि बेटा देखो, बिजनेस के अंदर जब नया पार्टनर एडमिट होता है, तो नए पार्टनर को तो शेयर दिया जाता है। तो नए पार्टनर को जब एडमिट किया जाता है तो ये माना जाता है कि वह हमेशा गेनिंग की सिचुएशन में होगा, क्योंकि अब वो बिजनेस में आएगा नया पार्टनर और सीधा प्रॉफिट को शेयर करना स्टार्ट करेगा। पर नुकसान किसको होता है, नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सी को तो बिजनेस में आने से फायदा होगा क्योंकि उसे शेयर मिलेगा, पर ए और बी को अपना शेयर लूज करना पड़ेगा,
तभी जाके शेयर किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो यहाँ पर जो नुकसान की सिचुएशन में यानी सेक्रीफाइसिंग की जो सिचुएशन में होते हैं वो जनरली ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं, न्यू पार्टनर गेन करता है। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग शेयर्स की यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की मेजोरिटी ज्यादा है। दैट्स वाई आपको यहाँ पर कभी कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, जिसकी कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट्स में करोगे जब आप एक फुल फ्लैज क्वेश्चंस बनाओगे। बेटा फुल फ्लैज क्वेश्चंस का मतलब है जिन क्वेश्चनों में आपको वर्किंग नोट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़े, ये एक तरीके के फुल फ्लैज क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम्स में ये आपको 6 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह का भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है ये लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर, बट ये सारे काम आपको वर्किंग नोट में करने पड़ते हैं। फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक बैलेंस शीट वगैरह आपको बनानी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस दिन आपको एक स्पेशल अकाउंटिंग करनी होगी, और स्पेशल अकाउंटिंग के दिन आपको ये सारा काम करना होगा। बट बच्चे कहते हैं कि सर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता कब है? तो देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में जनरली 1 अप्रैल 2000 जो भी सन हो उस डेट पे आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2024, तो 1 अप्रैल 2024 का आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। वैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन की कोई फिक्स डेट नहीं होती बेटा, हम नए पार्टनर को कभी भी किसी भी डेट पे एडमिट कर सकते हैं। पर आपके सिलेबस को स्मूथ बनाने के लिए, लीनियंट बनाने के लिए सीबीएसई या अदर बोर्ड्स जनरली नए पार्टनर को एडमिट करते हैं 1 अप्रैल 2024 को। अब बच्चे कहते हैं कि सर 31 मार्च को तो हमने अभी अभी अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, क्योंकि हम अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो ईयरली बेसिस पे करते हैं और ईयर एंड में करते हैं। तो अगर हमारा ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा यानी अकाउंटिंग ईयर, और खत्म कब हो रहा है 31 मार्च 2024, तो सर हमने इस एक साल की प्रॉपर अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी 31 मार्च को बना दी है। तो हम दोबारा 1 अप्रैल 2024 को स्पेशल अकाउंटिंग क्यों करेंगे? बेटा देखो ऐसा है, ये बात सही है कि 31 मार्च को आप ऑलरेडी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुके हो, पर क्योंकि 1 अप्रैल 2024 को आप नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो और नए पार्टनर के आने से आपके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो इससे बिजनेस के अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हम वो अकाउंटिंग तो नहीं करेंगे जो हम ईयर एंड में कर चुके हैं, बट हमें एक स्पेशल अकाउंटिंग यहाँ पर करनी होगी, और उसी को समझना, अंडरस्टैंड करना विद लॉजिक्स के साथ, यही आपका इस चैप्टर का टास्क है। पर सर चलो इतनी बात भी हमें समझ में आती है, पर आप हमें ये बताओ ना कि हम नए पार्टनर को एडमिट करते क्यों हैं? वाई वी नीड कि हम एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट करें? तो देखो बेटा इसका आंसर बहुत सिंपल है। बेटा देखो जब ए और बी अपने करंट बिजनेस को चला रहे होंगे, और मान लो कि ये अपने बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे अपने बिजनेस से, तो नाउ दे विल नीड कि अब हम अपने बिजनेस का एक्सपांसन करें। क्योंकि जब एक बिजनेस बेटा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके ओनर यही चाहेंगे कि उसका बिजनेस टाइम टू टाइम इंक्रीज भी करता रहे। तो अगर ये अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं यानी आप अपने एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, तो ऐसे में इनको फंड की आवश्यकता होगी। क्योंकि ए और बी ने अपना फंड ऑलरेडी बिजनेस में लगा लिया है, तो इनके पास या तो ये चारा बनता है कि ये बैंक से लोन ले लें, और या तो ये चारा बनता है कि ये अपने जैसे एक नए पार्टनर की खोज करें और उससे फिर फंड अरेंज कर दें। तो देखो बेटा अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेने से हमारा एक ऑब्लिगेशन अटैच हो जाता है, एक लायबिलिटी अटैच हो जाती है कि हमें वो लोन का पैसा वापस भी करना है, और जब तक नहीं करेंगे तब तक इंटरेस्ट भी देते रहना है लोन के ऊपर। तो जनरली बोलते हैं ना कि यहाँ पर जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके लिए बेहतर यही रहता है कि अगर उन्हें फंड की आवश्यकता है तो वो अपने जैसा एक नया पार्टनर और ढूंढ ले। उसके पास माइंड भी होगा, मतलब उसके पास नॉलेज भी होगी, उसके पास पैसा भी होगा। तो अगर वो अपना पैसा और नॉलेज हमारे बिजनेस में लगा देगा तो ऐसे में बेटा हमारे बिजनेस का एक्सपांसन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसके पीछे हमारा ये मकसद होता है बेटा कि हम उस नए पार्टनर की नॉलेज अपने बिजनेस में यूज कर सकें और उसका फंड अपने बिजनेस में यूज कर सके, जिससे कि हमारे बिजनेस का एक्सपांसन हो। इसलिए हम नए पार्टनर को क्या करते हैं बेटा, एडमिट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और नए पार्टनर को जब हम एडमिट करते हैं जनरली कौन सी डेट पे करेंगे आप? 1 अप्रैल को,
क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा 1 अप्रैल ही होता है, क्योंकि 31 मार्च को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हुई और जस्ट 1 अप्रैल को ही हम नए पार्टनर को एडमिट कर देते हैं। तो जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है, यानी पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। और ये हमें किस बात से पता चलता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को देखकर। पहले ए और बी के बीच में जो रेशो था मेरे बच्चे, वो 3:2 था, पर मान लो कि नए पार्टनर के आने की वजह से मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी के बीच में रेशो हो गया 5:3:2, जिसकी वजह से इनका रेशो टोटली चेंज हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन जिस भी दिन होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस दिन हमें स्पेशल अकाउंटिंग करनी है, लाइक वर्किंग नोट्स बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल। और क्योंकि यहाँ पे नया पार्टनर कैश या बैंक की फॉर्म में पैसा लेकर आता है, तो हमारा जो बिजनेस का कैश और बैंक अकाउंट होता है बेटा, वो चेंज होता है। इसलिए हमें यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट बनाना पड़ सकता है और हमें लास्ट में बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट हम ऑलरेडी 31 मार्च को बना चुके हैं बेटा, पर हम बनाएंगे 1 अप्रैल को एक लेटेस्ट बैलेंस शीट, जिसको हम कहेंगे बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, या इन सिंपल वर्ड्स हम कहेंगे कि ये हमारी एक नई बैलेंस शीट। ओके, तो बोलो बात समझ में आई? तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन समझ में आ गया होगा कि हम नए पार्टनर को क्यों एडमिट करते हैं, नए पार्टनर को एडमिट करने से हमारे बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमने देख ली हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स अगर इसका समझ में आ गया है, तो मैं अब आपको इसका रोड मैप समझा सकता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या है बेटा। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ऑब्वियस सी बात है बेटा, नए पार्टनर के आने की वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशो चेंज होगा, तो हमें यहाँ पर नई फर्म में सारे के सारे पार्टनर्स का, इंक्लूडिंग ओल्ड एज वेल एज न्यू, हमें सबका क्या निकालना पड़ेगा? एक न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको कि ए और बी का रेशो 3:2 है, पर ए बी सी यानी सी के आने से रेशो क्या हो गया? चेंज। यहाँ पर तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी निकाल कर दे रखा है, बट एग्जाम में ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा उठता है, वो उठता है न्यू रेशो का। जैसे ही मेरे बच्चे आप न्यू रेशो निकालना सीख लोगे, तो उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा, वो होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्योंकि बेटा देखो, इस चैप्टर में भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे दरअसल हम गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वो अभी हम लेटर ऑन जब टॉपिक्स के अंदर आएंगे तब अंडरस्टैंड करेंगे। बट यस, यहाँ पर भी हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और अगर हम फर्म के गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमेशा कौन से रेशो में करते हैं बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। दैट्स वाई इस चैप्टर में भी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की नीड होगी। और यहाँ हम गेनिंग रेशो क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो ही क्यों लगाएंगे? तो इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, क्योंकि नया पार्टनर जब आता है फर्म के अंदर तो वो गेन करता है। तो नए पार्टनर के आने की वजह से हमेशा ओल्ड ही पार्टनर को नुकसान होता है, और क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की मेजोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए इस चैप्टर में आपका क्या कैलकुलेट होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो। और आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। चलो, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा, बट अगर न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई? इसलिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, एंड देन हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि बेटा यहाँ पर नया पार्टनर आता है बिजनेस के अंदर, हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर अपने साथ कुछ अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर आता है, तो उसका हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब हम अपना बोलते हैं ना कि टॉपिक नंबर 3 यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर पढ़ेंगे। एंड टेंशन मत लो, जब ये टॉपिक आएगा तो आपको बिंदास तरीके से हर चीज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आप पढ़ोगे कि अगर बैलेंस शीट के अंदर अगर ऑलरेडी आपके पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या ऐसे लॉसेज हैं जो अभी तक आपने पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटे, तो आपने उनका क्या ट्रीटमेंट करना है। और ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो मुझे नहीं लगता है कि फोर्थ वाले पॉइंट में आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट स्टिल जब हम फोर्थ वाले पॉइंट में आएंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे बेटा। हालांकि इस मटेरियल में जिससे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर तो मैंने बेटा ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड लॉसेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। रीजन बिंग क्योंकि ये सेम कंसेप्ट है एज चेंज इन पीएसआर। बट यस, मैं आपको एडिशनल नोट्स दूंगा इसके ऊपर, जहां से हम दोबारा से समझेंगे कि किस तरीके से हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जब नया पार्टनर बिजनेस में क्या होता है? एडमिट होता है।
फिर उसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का कोर है, जो हमें सीखना है अल्टीमेट, वो ये सीखना है कि हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन स्पेशल अकाउंटिंग करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। पर यहाँ पर बेटा आप एक स्टेप और आगे जाओगे। ये काम आप सेम चेंज इन पीएसआर में भी करते थे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट। बट आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर एक स्टेप और आगे जाना है। सम टाइम बेटा हमें अपने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट भी करनी पड़ सकती है। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये तो हम तभी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब हमारे पास ये कंसेप्ट आएगा। तो अभी बस आप ये समझिए कि हाँ, हमें इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़नी है। तो जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अंडरस्टैंड करेंगे तो हम देखेंगे कि कभी कभी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे और कभी कभी नहीं करेंगे। तो अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन कहलाए जाते हैं विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट नहीं करेंगे, सिंपल प्लेन तरीके से ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो वो कहलाया जाएगा विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा ज्यादातर एग्जाम में विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से ही पूछा जाता है। यानी जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करोगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना पड़ेगा। अगर आपने बेटा पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में अगर अच्छे कर्म करे होंगे, किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, तो मे भी ऐसा होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके पास पूछा जा सके विद से नहीं, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। विदाउट में बेटा हमें कैपिटल एडजस्ट नहीं करनी पड़ती, हमारा समय बच जाता है, टाइम बच जाता है, दैट्स इट। दोनों ही इजी है। अगर आप अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हो वो भी इजी है, नहीं करते हो वो भी इजी है। बट जब आप एडजस्ट करते हो कैपिटल को तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, कहीं बच्चों को विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से डर लगता है। तो मुझे लगता है आपको डर नहीं लगना चाहिए। जब हम इस कंसेप्ट में आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लर्न अंडरस्टैंड करें। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। सो हमारा जो आज का पहला पॉइंट होने वाला है, या जो लेक्चर हमारा बेस्ड होने वाला है आज का पहला, वो होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आज के पूरे लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि हम कैसे न्यू रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। ना एवरीवन, न्यू रेशो को निकालने के लिए आपके पास टोटली 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जिनका यूज कर कर बेटा आप अपना न्यू रेशो निकाल सकते हो। तो देखो, मैंने ना इजीनेस रखने के लिए बेटा यहाँ पर बोलते हैं ना कि न्यू रेशो के 3 मेथड्स बना दिए हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। अगर आप अपने बेटा रिफ्रेशर्स देखते हो, एनसीईआरटी से पढ़ते हो, तो वहां पर शायद मेथड्स थोड़े से वेरी करें, बट मैंने थोड़ा सा इजीनेस रखने के लिए आपके सामने ये सारे मेथड्स 3 मेथड्स के अंदर कवर कर दिए, मेथड 1, 2 एंड 3। देखो बेटा, मेथड 2 न्यू रेशो का तब अप्लाई होगा जब क्वेश्चन में आपको एक्वायर शब्द दिखाई देगा। मान लो आप न्यू रेशो निकालने जा रहे हो और क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको एक्वायर वर्ड दिखाई देता है तो हम वहां पर न्यू रेशो निकालेंगे एज पर मेथड नंबर 2। बट अगर क्वेश्चन में अगर आपको लैंग्वेज में अगर सरेंडर वर्ड दिखाई देता है तो उस केस में हम मानते हैं कि ये हमारा मेथड नंबर 3 है। ठीक है। अगर आप न्यू रेशो निकाल रहे हो, आपको लैंग्वेज में कहीं भी सरेंडर वर्ड दिख रहा है, तो वी विल एज्यूम कि जो हम न्यू रेशो निकालेंगे वो एज पर मेथड 3 निकालेंगे। बट आप न्यू रेशो निकालने जा रहे हो, लैंग्वेज में आपको कहीं भी एक्वायर वर्ड या सरेंडर वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो एज्यूम करना कि वहां पर हमेशा कौन सा मेथड लग रहा होगा, मेथड नंबर 1। और क्योंकि मेथड 1 बहुत ज्यादा सिंपल है, सारे ही मेथड सिंपल है बेटा, पर क्योंकि एक्वायर और सरेंडर नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए मेथड 1 को मैं अपनी लैंग्वेज में सिंपल मेथड भी बोल देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीनों मेथड पढ़ने हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। याद रखना, आपकी चॉइस नहीं होती है कि आप न्यू रेशो कहाँ से निकालोगे। क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि आपको न्यू रेशो कहाँ से कैलकुलेट करना है। वो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जज करना है कि क्वेश्चन आपको कहाँ से बताना चाह रहा है कि आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, आइदर मेथड 1, 2 एंड 3। आपको क्वेश्चन पढ़कर लगा कि यार एक्वायर लिखा हुआ है तो मेथड 2 लगाइए, सरेंडर दिख रहा है तो मेथड 3 लगाइए, ना एक्वायर दिख रहा है ना सरेंडर दिख रहा है तो मेथड 1 लगाइए जब आप कैलकुलेट करें अपना न्यू रेशो।
बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो यहाँ पर ना देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और अपनी बातों को मैंने समझाने के लिए प्यारे प्यारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मेंशन करके दिए हैं। तो एग्जांपल जो मेथड 1 का है वो एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो देखो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और 1 अप्रैल 2021 को दे डिसाइडेड टू ब्रिंग न्यू पार्टनर सीज फॉर 1/4 शेयर। और इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल, देख रहे हो 1 ही अप्रैल को ये बोलते हैं ना नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। तो एवरीबडी 1 अप्रैल को क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन और एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये एडमिट कर रहे हैं एक नए पार्टनर को सी को, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ऑब्वियस सी बात है बेटा, नए पार्टनर को अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे अपनी फर्म में, अपने बिजनेस में, तो उसको आपको शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि एज अ न्यू पार्टनर, न्यू ओनर, वो बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लेकर आएगा, जिसको हम इस चैप्टर में प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलेंगे बेटा। लेटर ऑन सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, आप टेंशन मत लो। बट यस, वो अपने साथ कुछ अमाउंट लेकर आता है, बदले में हमें उसे शेयर देना पड़ता है, तो हम उसे 1/4 शेयर दे रहे हैं। क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको न्यू रेशो निकालना है और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। तो यहाँ पर मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको न्यू रेशो निकालना है, तो क्या आपको पूरे क्वेश्चन में एक्वायर शब्द दिखाई दिया? नहीं। अच्छा, एक्वायर की जगह ना कभी कभी ये टेक वर्ड का भी यूज करते हैं। तो एक्वायर का मतलब होता है लेना, ठीक है, और टेक का मतलब भी होता है लेना। जब मैं अभी एक्वायर मेथड पढ़ाऊंगा तब अच्छे से देखना। तो एक्वायर और टेक नहीं लिखा हुआ है, ना ही सरेंडर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। सरेंडर का मतलब होता है देना, और सरेंडर वर्ड ना लिखा हो तो गिव वर्ड लिखा हो, तो गिव भी नहीं लिखा हुआ सरेंडर की जगह बेटा। कभी कभी ये गिव वर्ड हमें क्वेश्चंस में दे देते हैं, तो हमें ना देखना है कि एक्वायर दिया है या सरेंडर दिया है, कुछ दिया तो नहीं है। अगर एक्वायर दिया है तो मेथड 2, सरेंडर दिया है तो मेथड 3। एक्वायर की जगह टेक दिया है तो भी मेथड 2, और सरेंडर की जगह गिव वर्ड दिया है तो भी मेथड 3। याद रखना, एक्वायर का दूसरा फॉर्म टेक है और सरेंडर का दूसरा फॉर्म गिव है। तो अगर आपको एक्वायर या टेक, सरेंडर या गिव दिख रहा है तो आप फिर उस अकॉर्डिंग मेथड 2 और मेथड 3 लगाएंगे। बट हमें इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अपना मेथड नंबर 1। अब देखो मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग जब मैं अपना न्यू रेशो निकालूंगा, क्योंकि मुझे न्यू रेशो निकालना है सबसे पहले, तो हमारी प्रेजेंटेशन क्या रहेगी एग्जाम में बेटा, ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों में आगे प्रोसीड कर पाए। तो इसलिए मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जामिनर को आप कैसे अपना एक्सप्लेनेशन दोगे? आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने एग्जामिनर को ओल्ड रेशो मेंशन कर दोगे। तो ए और बी के बीच में ओल्ड रेशो क्या है बेटा? 3:2। फिर आप लिखोगे कि हम एक सीज नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं जिसका शेयर है 1/4। तो बोलते हैं इतना तो सिंपल है ना। देखो ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन से मिला, नए पार्टनर का शेयर भी हमें क्वेश्चन से मिला, हमने यहाँ पर तक तो कोई दिमाग नहीं लगाया। अच्छा, इसके बाद हम बोलते हैं लेट द टोटल शेयर बी 1। हम यहाँ पे एज्यूम्ड करते हैं बेटा मेथड नंबर 1 में कि जो हमारी फर्म है, फर्म का जो एक मैक्सिमम शेयर होता है वो होता है 1। 1 से बड़ा कोई फ्रैक्शन नहीं होता। जैसे 3:2 था बेटा, तो 3:2 को हम शेयर की फॉर्म में 3/5 और 2/5 लिखते हैं। अगर आप 3/5 को सॉल्व करोगे और 2/5 को सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट्स में। तो जो ये फ्रैक्शंस होते हैं पार्टनर्स का, यानी जो शेयर होता है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो फर्म है, फर्म का शेयर सबसे मैक्सिमम होता है और फर्म के शेयर से ही पार्टनर्स को शेयर दिया जाता है। तो इसलिए फर्म के शेयर को मैक्सिमम माना जाता है। इसलिए हमने फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ा शेयर लिया वो लिया 1। 1 से बड़ा कोई फ्रैक्शन याद रखना नहीं होता, इसलिए हमने एज्यूम करा लेट द टोटल शेयर बी 1। और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि मान लो ये एक हिस्सा है जो डिनोट कर रहा है फर्म के शेयर को। ये एग्जाम में मत बनाना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर पूरी फर्म का शेयर 1 है तो 1 में से हमने ऑलरेडी 1/4 हिस्सा, एक का एक चौथाई हिस्सा हमने ऑलरेडी किसको दे दिया है? सी को। तो अगर हमने एक में से 1 शेयर में से 1/4 शेयर ऑलरेडी सी को दे दिया है, तो हमारे पास जो बचा हुआ रेशो है वो कितना है? यानी अब हम नेक्स्ट पॉइंट में निकालते हैं अपना रिमेनिंग शेयर। तो हमारा जो रिमेनिंग शेयर है वो कैसे निकलता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारी फर्म का शेयर क्या है? 1। तो हम 1 में से माइनस कर देंगे 1/4।
तो अगर आप 1 में से माइनस करोगे 1/4 तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम ले लोगे 4, तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम जाता है, 4 टाइम, 4 1 जा 4 हो गया। 4 के टेबल में 4 1 टाइम, 1 1 जा 1, तो एलसीएम लेना तो सभी को आता है, मुझे लगता है इतना कर सकते हैं। 4 माइनस 1 हो गया 3/4, तो ये रिमेनिंग शेयर बच गया आपका। तो देखो मैंने ये रिमेनिंग शेयर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, बट मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर बता भी दिया है, तो अभी ये यहाँ से हट जाएगा स्क्रीन से, बट आप चाहें तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया है कि रिमेनिंग शेयर कैसे निकला, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये 4 है, 4 में से 1 लेस कर दो, ऑटोमेटिक कितना बचा, 3, डिनोमिनेटर में 4 ही रहने दो, देखो 3/4 आ गया। अब अगर एक बार बताओ, अगर नए पार्टनर का शेयर 1/8 है तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा, 7/8। अगर नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/6, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 5/6। समझ में आया ना, इस तरीके से। चलो बताओ, अगर 1/9 अगर नए पार्टनर का शेयर है, तो मुझे बताओ रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, बताओ 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 बताओ। कितना बचेगा, 8/9। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको याद रखना, आपके काम में आ सकती है, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। अब बताओ ये रिमेनिंग शेयर जो बचा, ठीक है, ये जो येलो पोर्शन बचा, ये किसके लिए बचा, ये बचा ए एंड बी के लिए, ठीक है। अब बात ये है कि अगर ये पोर्शन ए और बी के लिए बचा है, तो इसमें से ए को कितना मिलेगा और इसमें से बी को कितना मिलेगा। अब लड़ाई झगड़ा तो इसी में ही होगा ना, कि 3/4 जो ए और बी के लिए है, उसमें से ए कितना खाएगा और बी कितना खाएगा, मतलब ए को कितना शेयर मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो ये डिसाइड करा जाता है बेटा, कि जो ये रिमेनिंग शेयर है जो बच गया है ए और बी के लिए, इसे ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड रेशो, ठीक है ना, अपने ओल्ड रेशो में। क्योंकि इनका रेशो जो चलता था वो चलता था 3:2। तो अगर आज ये अपने 3/4 का हिस्सा निकालना चाहेंगे कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना, तो वहां पर ये 3/4 के 2 हिस्से करेंगे। एक करेंगे 3/5 यानी 3/5, और एक करेंगे 2/5। यानी अगर ए को देखना है कि मेरा हिस्सा कितना है, तो ए कहेगा कि अगर ए और बी हम दोनों के लिए अगर 3/5 बचा है, तो मेरा हिस्सा होगा 3/5 में, सॉरी 3/4 में 3/5। क्या आपको बात समझ में आई, यानी 3 3 जा 9 एंड 5 4 जा 20। सिमिलरली बी कहेगा कि मेरे लिए कितना हिस्सा बचा है, 3/4, पर 3/4 में मेरा कितना हिस्सा होगा, 2/5। तो 3/4 का 2/5 याद रखना, जब भी आप किसी चीज का हिस्सा निकालते हो तो वहां प्लस नहीं होता, माइनस नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, वहां मल्टीप्लाई होता है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 रुपए का 50% निकालो, तो 100 रुपए का मतलब मल्टीप्लाई 50% निकालेंगे, तो ये कितना बनेगा, 50 रुपए, है ना। तो वही बात है मेरे बच्चे, कि 3/4 ए और बी के लिए है, पर ये 3/4 जब आप ए और बी के बीच में बांटोगे तो 3:2 यानी इनके ओल्ड रेशो में बांटोगे। तो 3/4 का जब ए 3/5 हिस्सा लेगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। और जब बी को मिलेगा तो बी भी यही कहेगा कि 3/4 का मेरे को कितना मिलेगा, 3/4 में से 2/5, जो इनका ओल्ड रेशो होता था, उसी ओल्ड रेशो में हम इनका रिमेनिंग शेयर इनके बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बोलो बात समझ में आई। तो यहाँ पर फिर हमने बेटा देखो न्यू रेशो निकाला, हमने कहा हम न्यू रेशो निकालेंगे ए बी सी के बीच में। अच्छा देखो सी का तो बेटा हमें ऑलरेडी ही पता है कि सी का शेयर क्या है, 1/4, तो यहाँ पे सी का शेयर हो गया 1/4, ठीक है। पर आपको ए और बी का शेयर नहीं पता, तो यहाँ पर आपको इतना जरूर पता है कि ए और बी का न्यू रेशो क्या है, ये नहीं पता आपको, बट आपको ये पता है कि इनका रिमेनिंग रेशो क्या है, रिमेनिंग शेयर क्या है। तो बताओ इनका रिमेनिंग शेयर क्या है, 3/4 एंड 3/4। अब हमें ये पता है कि ए और बी के लिए 3/4 है, इन्हीं के लिए ए बी के लिए, पर ए और बी इसको कैसे बोलते हैं ना कि आपस में बांटेंगे, इसको बांटेंगे अपने ओल्ड रेशो। तो हमने 3/4 का 3/5 निकाला, 3/4 का 2/5 निकाला, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा 3 3 जा 9 और 4 5 जा 20। सिमिलरली 3 2 जा 6 एंड 5 4 जा 20। अब देखो इसके नीचे 20 है, इसके नीचे 20 है, पर सी का तो शेयर क्या था, नया शेयर 1/4।
तो सबके नीचे जब 20-20 है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम अलग क्यों छोड़ेंगे, है ना। तो हमें इसका डिनोमिनेटर भी 20 करना पड़ेगा, और अगर हम इसका डिनोमिनेटर नए पार्टनर का डिनोमिनेटर 20 नहीं करेंगे तो बेटा हम ना न्यू रेशो ओपन नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा न्यू रेशो नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नए पार्टनर का शेयर है, जो हमें ऑलरेडी पता है 1/4, हमें इसका डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ेगा। तो हमें अगर 4 को 20 बनाना है तो हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 के साथ। तो नीचे भी 5 से और ऊपर भी 5 से। अच्छा, ऊपर क्यों 5 से हो रहा है? क्योंकि बेटा मैथ्स में एक बैलेंसिंग रूल होता है, वो कहता है कि अगर आप डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए मेरे बच्चे, अगर हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, एंड इट विल बिकम 5/20। बोलो बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो आपका न्यू रेशो निकल कर आया ए बी सी के बीच में, वो निकल कर आया 9/20, 6/20 एंड 5/20। और आप एक चीज बात समझे, 20 का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 20 का मतलब है कि ये फर्म का शेयर है। आपने तो बोला फर्म का शेयर 1 से बोलते हैं ना ज्यादा नहीं हो सकता। बेटा देखो, ए को कितना मिल रहा है? 9/20, मतलब इसका नया शेयर 9/20 है। बी को कितना मिल रहा है? 6/20 नया शेयर। और सी को कितना मिल चुका है? 5/20। अब अगर आप तीनों का एलसीएम लोगे तो तीनों का एलसीएम 20 ही आएगा, और ये 9 + 6 + 5 हो जाएंगे। और अगर आप 9 + 6 + 5 करते हो तो ये 20/20, और 20/20 को सॉल्व करते हो तो ये 1 ही आएगा। और देखो 1 किसका शेयर होता है? फर्म का। इसका मतलब ये जो 20 है, ये किसका शेयर है? फर्म का है। और 20 में से 9 हम ए को दे रहे हैं, 20 में से 6 हम बी को दे रहे हैं, और 20 में से 5 हम सी को दे रहे हैं। तो क्योंकि इनके न्यूमरेटर प्लस करने पे 20 आ रहा है जो कि डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट है, इसलिए हम यहाँ से एक न्यू रेशो क्रिएट कर सकते हैं। ये शेयर है बेटा, याद रखना, दिस इज योर न्यू शेयर। बट हमें न्यू शेयर से न्यू रेशो पे जाना है। तो अब हम, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम सबके न्यूमरेटर को रेशो बना सकते हैं 9:6:5 में। क्योंकि ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सेम टेबल में ये और कट नहीं सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा न्यू रेशो हो जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पूछा गया था, तो अब हम मैं एग्जामिनर को अपने आंसर में कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो करके भी दिखाऊंगा। तो प्रेजेंटेशन क्या है कि सबसे पहले मैं ओल्ड रेशो लिखूंगा, उसके बाद देखो ओल्ड रेशो तो मुझे दिया 3:2, कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। न्यू रेशो लिखूंगा फिर ए बी सी, और मुझे बताओ ए बी सी के बीच में न्यू रेशो क्या है? 9:6:5। ठीक है, ये हमने प्रेजेंटेशन के तौर पे अपने एग्जामिनर को बता दिया कि दैट इज अवर ओल्ड एंड न्यू रेशो। उसके बाद हम सेक्रीफाइसिंग रेशो लिखेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हम चैप्टर नंबर 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशो ही क्यों लगता है यहाँ एडमिशन में, ये मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि नया पार्टनर गेन करता है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की मेजोरिटी ज्यादा है, इसलिए इस पूरे चैप्टर में आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो ही लगेगा। चैप्टर 3 में आप सेक्रीफाइसिंग भी लगा सकते थे और गेन भी लगा सकते थे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बट क्योंकि चैप्टर 4 में हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज होना था, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको यही रिकमेंड किया कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशो ही यूज करो। बट अगर आप चैप्टर 3 में गेनिंग रेशो भी यूज करते हो तो कोई, बोलते हैं ना कि हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो ही यूज करना है, आप गेनिंग रेशो भी यूज कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना मुझे ना एग्जामिनर को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट हमारी प्रैक्टिस हो सके इसलिए चैप्टर 3 में हम सेक्रीफाइसिंग रेशो लगाते थे, और यहाँ पर तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो ही लगाएंगे, गेनिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो की मेजोरिटीज ज्यादा है। तो देखो हमें पता है सी ऑलरेडी गेन कर रहा है, तो मैं सी का थोड़ी सेक्रीफाइसिंग रेशो चेक करूंगा, मैं किन का सेक्रीफाइसिंग रेशो चेक करूंगा? ए और बी का, क्योंकि मेरे ए और बी पार्टनर क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। फिर वंस अगेन मैं वही कहूंगा कि चैप्टर 3 में हमें पता नहीं रहता था कौन सेक्रीफाइस कौन गेन, तो हम वहां पे सबका टेस्ट करते थे। अगर 3 पार्टनर है ए बी सी, तो हम तीनों का सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो टेस्ट करते थे। पर हमें पता है कि यहाँ पे सी गेन करेगा, क्योंकि वो नया पार्टनर है, वो आ रहा है, उसको शेयर मिलेगा, तो वो हमेशा गेन ही करेगा। और बेचारे कौन यहाँ पर सेक्रीफाइस करेंगे? ए और बी पार्टनर्स। दैट्स वाई यहाँ पर हम हमेशा सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स का ही कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर ए एंड फॉर बी, तुम मुझे बताओ सारे के सारे बच्चे, ओल्ड रेशो हमारा जो ए और बी के बीच में था वो क्या था? 3:2। शेयर के फॉर्म में जब ओल्ड रेशो हम लिखेंगे तो 3/5 एंड
2/5 हम लिख देंगे। न्यू रेशो आप बताइए, न्यू रेशो हमारा क्या है ए और बी के बीच में? सर हमारा न्यू रेशो है 9/20 एंड 6/20। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 20/20 आएगा। बताइए 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स एंड 4 3 जा 12। ठीक है, 20 के टेबल में 20 1 टाइम एंड 1 9 जा 9। एलसीएम सब ले सकते हैं बेटा, इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चाएं नहीं करूंगा। 12 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 3/20। और क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है ये सेक्रीफाइस करेगा, और अमूमन करेगा भी, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को ही नुकसान होता है नए पार्टनर के आने की वजह से। ठीक है, सिमिलरली बी का जो एलसीएम आएगा वो भी 20 आएगा, और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6। सॉल्व करोगे तो 2/20, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब है बी भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर। अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर जो ओपन हुआ है आपका वो हुआ है 3:2। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? पर यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो जो शेयर का सॉरी न्यूमरेटर है, सेक्रीफाइसिंग शेयर का जो न्यूमरेटर है वो है एक 3 और एक है 2। अगर आप दोनों को प्लस करते हो ये 5 है, पर ये 20 के बराबर नहीं होता। अच्छा 20 का मीन्स क्या था? फर्म का शेयर, है ना, याद है ना? 20 मीन्स फर्म का शेयर। तो अगर हम सेक्रीफाइसिंग शेयर के न्यूमरेटर को प्लस करते हैं तो ये 5 टाइम्स आता है, और ये तो 20 यानी डिनोमिनेटर के बराबर नहीं हो रहा, तो सर आपने रेशो कैसे ओपन कर दिया? याद रखना ये बस एक टेम्पररी रेशो है जो बस सेक्रीफाइसिंग रेशो को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और ये इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर इसलिए भी नहीं होते बेटा, क्योंकि अगर फर्म का शेयर 20 है और ए और बी को चलो नुकसान भी हो रहा है नए पार्टनर के आने की वजह से, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर फर्म का शेयर 20 है तो 20 टाइम नुकसान हो जाए। 20 टाइम बोलते हैं ना कि ओल्ड पार्टनर्स को लॉस हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। जितना फर्म का शेयर है उतना थोड़ी नुकसान हो सकता, एक हद तक नुकसान हो सकता है। इसलिए याद रखना, सेक्रीफाइसिंग शेयर के जब हम न्यूमरेटर प्लस करते हैं तो वो कभी भी डिनोमिनेटर के बराबर नहीं होते। बट जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं तो 9 + 6 + 5 ये किसके बराबर होते हैं? 20। और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर भी क्या है? 20, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि अगर फर्म का शेयर 20 है तो 20 में से 9 टाइम्स ए का, 6 टाइम बी का, 5 टाइम्स सी का, तो ऑब्वियसली बात है जब आप टोटल करोगे तो ये फर्म के शेयर के बराबर ही आएगा। पर सेक्रीफाइसिंग शेयर कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता, इसलिए मेरे बच्चे याद रखना कि इसका न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर के बराबर नहीं होता। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया? पर देखो आप लोग क्या करोगे, देखो कभी कभी क्या होता है बेटा कि बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जब हम बोलते हैं ना कि न्यू रेशो पूरा खत्म कर देंगे, तो वहां पर फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में आया था। वो कुछ इस तरीके से आया था बेटा कि क्वेश्चन में ना सेक्रीफाइसिंग रेशो दे दिया था 3:2, और क्वेश्चन में दे दिया था आपको न्यू रेशो। ठीक है, न्यू रेशो दे दिया था, और क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो दे दिया था, और बोला था कि क्या निकालिए? ओल्ड रेशो। तो कई बच्चों ने क्या किया कि उन्हें पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो क्वेश्चन में न्यू रेशो दे रखा है और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी दे रखा है, तो बच्चों ने कहा आराम से हम क्या निकाल सकते हैं? ओल्ड रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी का क्या है? 3:2। तो कई बच्चों ने सेक्रीफाइसिंग रेशो को जब शेयर में कन्वर्ट करा तो 3/5 लिखा, और न्यू रेशो को जब ए का मतलब मान लो हम ए का सॉल्व करें तो ए का अगर न्यू रेशो अगर हम लिख रहे हैं तो बच्चों ने ए का न्यू रेशो लिखा 9/20। देखो न्यू रेशो आप 9/20 लिख रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, पर क्या आप इस बात से एग्री करते हो? क्या आपका जब सेक्रीफाइसिंग रेशो कन्वर्ट होगा शेयर में तो क्या वो 3/5 है कि वो 3/20 है ना? देखो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो से सेक्रीफाइसिंग शेयर बनाता हूं तो वो 3/5 और 2/5 आता है, जबकि मेरा सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/5 और 2/5 तो है ही नहीं, ये तो 3/20 और 5/20 है। तो इसलिए याद रखना बेटा, जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो से शेयर में कन्वर्ट होंगे तो आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो नुकसान है ए और बी को जो 3:2 में हुआ है वो किस में हुआ है? तो वो हुआ है सी के शेयर में, क्योंकि जब नया पार्टनर आया है सी, तो सी कितने शेयर के लिए आया बेटा? 5/20। 5/20 यानी 1/4 शेयर के लिए आया। तो सोचो सी को ये 1/4 शेयर मिला कैसे? जब ए और बी ने अपना हिस्सा निकाल कर किसको दिया होगा? सी को, तब जाके सी को कितना मिला होगा? 1/4 यानी 5/20। कहने का मतलब ये है बेटा कि ए और बी को जो ये नुकसान हो रहा है 3:2 में,
ये 1/4 में हो रहा है, तो आपको 1/4 का पहले 3/5 है ना, 3/5 निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है। रेशो अलग चीज है, शेयर अलग चीज, ठीक है। अच्छा, बी कितने में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो बी बोलेगा कि हमने सी को कितना शेयर दिया है, 1/4, पर मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 2/5, तो 1/4 का 2/5 अगर आप निकालोगे तो ये 2/20 आएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो आपने 3:2 लिख दिया, ओके लिख दिया, पर जब आप उसे शेयर में कन्वर्ट करोगे तो न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई जरूर करा दें, क्योंकि जो ए और बी को ये 3:2 का नुकसान हुआ है, ये सी को जो आपने शेयर दिया है उसको देने में जो नुकसान हुआ है ए बी में, वो आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप ए और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालें तो सीज के शेयर से एक बार जरूर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ए और बी को नुकसान सीज के शेयर में ही हुआ। बोले कितनी बात समझ में आती है, हाँ। तो बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई। तो न्यू रेशो निकालना और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना यहाँ बहुत आसान है। और यहाँ पे आप एक कंक्लूजन और ले सकते हो, आप अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो देखो कितना आया, 3:2, और आपका ओल्ड रेशो भी क्या है, 3:2। यानी आपको यहाँ से एक स्टडी पता चली कि एज पर मेथड फर्स्ट अगर आप न्यू रेशो निकालने जाते हो तो आपका ओल्ड ही रेशो किसके बराबर होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर होता है। यानी यहां पर आप कभी कभी शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए, ठीक है। अब मुझे पता है काफी बच्चे ये कह रहे होंगे, सर जब आपको पता था कि ओडी रेशियो सेक्रीफाइसिंग है तो आपने क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था बेटा। अगर क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देकर ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखकर, फिर ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालकर, फिर उन्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कन्वर्ट कर मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है। बट मान लीजिए कि आगे जब आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और मान लीजिए कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की आवश्यकता पड़ रही है, पर क्वेश्चन ने बोला नहीं है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, तो वहां पर फिर आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। कह सकते हो कि एज पर मेथड फर्स्ट अगर हम न्यू रेशियो निकालते तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या होता, सेक्रीफाइस, तब आप कह सकते हो कि हमारा ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस है। शॉर्टकट मार सकते हो कब, जब क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ना बोला गया हो, बट फिर भी उसकी नीड अगर आपको क्वेश्चन में पड़ रही है तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई। और इसी के साथ हमारा मेथड नंबर 1 होता है खत्म, ठीक है। इसमें अब और कुछ ज्यादा रह नहीं गया है बेटा, तो यहीं पे हमारा मेथड नंबर 1 खत्म होता है। तो मुझे लगता है कि आपको मेथड 1 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। बट फिर भी अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो उन क्वेश्चनों को आप करके लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए बेटा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, ये आप कर सकते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके आप ये वाला क्वेश्चन करके लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, स्क्रीन में नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो वहां पर भी जाकर आप बोलते हैं ना कि क्वायरी कर सकते हो, कॉल्स भी कर सकते हो। और अगर मैं बिजी रहा तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपकी कॉल्स का रिप्लाई कर दूंगा या आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस जरूर रखना बेटा, बट यस मैं आपकी क्वेरी का पूरा पूरा आंसर कर दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो, ठीक है। चलो, तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे न्यू रेशो निकालना था, बट अभी हम कर रहे हैं सेवा भक्ति, क्योंकि अभी हम चीजें सीख रहे हैं, तो लगे हाथों हमने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो भी निकाला है। तो मैंने तो निकाला हुआ है, बट आप इसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा बेटा दूसरा मटेरियल है जो मैं ऑफलाइन बैचेस को बेटा पढ़ाता हूँ यहाँ से। तो आप एक काम करें कि इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन करिए, ठीक है। सॉल्यूशन भी मैं दिखा देता हूँ इसका, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
और फिर इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आप कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको ओल्ड रेशो दिया है राकेश एंड सुरेश का, और मैंने आपको न्यू रेशो भी दिया है क्योंकि हम जहीर को एडमिट कर रहे हैं, तो राकेश सुरेश और जहीर इनका मैंने आपको न्यू रेशो भी दिया है। तो जब ओल्ड रेशो भी गिवन हो और न्यू रेशो भी गिवन हो, तो आपको बेटा मैंडेटरी होता है कि क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आराम से निकाल सकते हो। और याद रखना किसका निकालोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशो किसका निकालोगे, राकेश एंड सुरेश का। जहीर का थोड़ी निकालोगे, जहीर तो गेन करेगा क्योंकि वो नया पार्टनर है, वो आएगा बिजनेस में सीधा सीधा गेन करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए राकेश एंड सुरेश का आप क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो बाय सॉल्विंग ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, ठीक है। और एक ये 9th वाला क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। वीडियो को पॉज करते चले जाओ, अगर आपको लगता है मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो पॉज कर लो और देख लो, ठीक है। एबीसी आपके पास पार्टनर है, रेशो इनका 4:3:2 है। डी को एडमिट करा है कितने परसेंट के लिए, 20% के लिए। अब बच्चों को लगता है ये 20% है, पता नहीं क्या दे दिया। तो 20% मतलब परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 21 जा 20, 25 जा 100। तो बताओ नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, 1/5 के लिए। समझ में आई बात। तो 1/5 हो गया, बात खत्म। अच्छा, पेपर में जरूरी है मैं 20% ही दूं, 20 पैसा भी तो लिखा हुआ आ सकता है। तो 20 पैसा मतलब 1 रुपए में मैक्सिमम कितने पैसा होते हैं, 100 पैसा। और मैंने आपको कितना पैसा दिया है, 20 पैसा। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1/5, तभी भी 1/5 आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ओल्ड रेशो दिया एबीसी का, डी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको यहाँ पर सबसे पहले वैसे क्वेश्चन की डिमांड सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशो की है, पर सेक्रीफाइसिंग रेशो से पहले आपको यहाँ बोलते हैं ना कि कंपलसरी हो जाएगा कि क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो। क्योंकि अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। चलो ओल्ड रेशो आपको पता है बट न्यू रेशो नहीं पता, तो पहले आपको न्यू रेशो निकालना है। इस पर मेथड फर्स्ट, क्योंकि यहाँ एक्वायर या टेक शब्द, सरेंडर या गिव शब्द नहीं है, तो आपको यहाँ पे मेथड 1 के अकॉर्डिंग न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, तब आप निकाल सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशो। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई। यस। तो ये सब आपके बोलते हैं ना बेटा क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, और इसी के साथ यहाँ पर हमारा मेथड 1 भी होता है खत्म। बट अगर कुछ भी अगर कमी बेसी रह गई हो बेटा मेरी तरफ से, वैसे मैंने छोड़ी तो नहीं है, बट अगर रह गई हो तो आप अपने डाउट्स बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को एज फास्ट पॉसिबल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बेटा। और बोलते हैं ना कि उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें जो अकाउंट्स में एक अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं। आपके चेहरे पे और उन बच्चों के चेहरों पे जब मैं स्माइल देखूंगा, वही मेरा रिवॉर्ड है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। बस मुझे ये चाहिए कि आप एक अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओ और खूब आगे बढ़ो। और लाइफ में जब कभी आप मुझसे फेस टू फेस मिलो, तो आप बोलते हैं ना कि एक ऐसे बोलते हैं ना कि मुकाम पे रहो अपनी लाइफ में, जहाँ पर बोलते हैं ना मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, आपको बोलते हैं ना, हाँ मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सलाम।